उम्र के एक पड़ाव पर हम सभी को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम अपने आर्थिक कार्यों से रिटायर हो जाएं, तब हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि 60 वर्ष की उम्र के बाद हमें काम करना पड़े। इसीलिए हमें समय रहते रिटायरमेंट प्लानिंग अवश्य करनी चाहिए। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के बीच में आपकी रिटायरमेंट लाइफ 20 से 25 वर्ष तक हो सकती है। इसी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस एक बेहतरीन विकल्प है। एनपीएस के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम को बदल दिया गया है। जनवरी 2004 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम लागू कर दी गई है। 2009 में न्यू पेंशन स्कीम को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनपीएस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें एनपीएस की संपूर्ण जानकारी शामिल होगी, जैसे कि एनपीएस क्या है, टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट, एनपीएस अकाउंट में आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, एनपीएस अकाउंट की मैच्योरिटी और आपको एनपीएस स्कीम में पेंशन कैसे प्राप्त होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस स्कीम क्या है? एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन योजना। एनपीएस भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक पेंशन योजना है। एनपीएस का मुख्य लक्ष्य पेंशन सुधारों के अतिरिक्त लोगों में बचत के साथ एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ देना है। वर्तमान में एनपीएस स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में है, वह निवेश कर सकते हैं। हाल ही में न्यू पेंशन स्कीम में निवेश करने की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। एनपीएस में मैच्योरिटी का एक हिस्सा लमसम व बाकी बची राशि एन्युटी के माध्यम से रेगुलर इनकम या पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए है। अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट क्या होता है। जो व्यक्ति एनपीएस में निवेश करने के लिए अप्लाई करता है, उसे एनपीएस अकाउंट अलॉट किया जाता है, जो कि एक प्रान नंबर से जुड़ा होता है। प्रान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यह खाता संख्या स्थायी होता है एवं जीवन पर्यंत बना रहता है। जैसे ईपीएफ में यूएएन नंबर होता है, ठीक वैसे ही एनपीएस में प्रान नंबर होता है। एनपीएस अकाउंट के प्रकार। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला टीयर 1 अकाउंट, सेकंड टीयर 2 अकाउंट। अगर टीयर 1 अकाउंट के बारे में बात करें तो टीयर 1 अकाउंट मुख्य रिटायरमेंट खाता होता है। आप टीयर 1 अकाउंट मात्र 500 रुपए के न्यूनतम बैलेंस से भी खुलवा सकते हैं। इसके बाद आपको न्यूनतम 1000 रुपए प्रति वर्ष टीयर 1 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए जमा करवाने होते हैं। ऊपर की कोई सीमा नहीं रखी गई है, आप जितने चाहे पैसे इसमें जमा करवा सकते हैं। मुख्य पेंशन अकाउंट होने के कारण इसकी मैच्योरिटी 60 वर्ष के उपरांत होती है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टीयर 1 अकाउंट में क्रेडिट होता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डीए का 14% होता है। टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए टीयर 1 अकाउंट होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आपको पहले से टीयर 1 अकाउंट खुलवाना होगा। इस अकाउंट में कोई भी न्यूनतम कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। आप टीयर 2 अकाउंट से जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो टीयर 2 अकाउंट म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करता है, जिसमें कि विड्रॉल संबंधी कोई भी प्रतिबंध नहीं होते। एनपीएस अकाउंट कौन खुलवा सकता है? प्रारंभ में एनपीएस स्कीम मात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल थे। परंतु 2009 में पीएफआरडीए के कंट्रोल में आने के बाद में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। चाहे आप एक आम नागरिक हो और आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है, तो आप निश्चित तौर पर एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक एनआरआई भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है, परंतु सिटीजनशिप में परिवर्तन आने पर अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें? अगर आप एनपीएस खाता खुलवाने के लिए ऑफलाइन मोड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाकर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ आपको 125 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के दस्तावेज जमा करवाने होंगे। अगर आप एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खुलवाना चाहते हैं तो आप ईएनपीएस की वेबसाइट के माध्यम से भी खुलवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल सभी बड़े बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। क्या एक व्यक्ति 2 एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है? एक व्यक्ति का बस एक ही एनपीएस अकाउंट हो सकता है, जो 12 डिजिट के प्रान नंबर से जुड़ा होगा। एक से अधिक एनपीएस अकाउंट खुलवाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यह कहीं भी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। एनपीएस आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? एनपीएस अपने निवेशकों का पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है।
सबसे पहले आपका पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता है। इसमें हाई रिस्क होती है। दूसरे नंबर पे आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कि पैसा सरकार को उधार दिया जाता है। सरकार को पैसा उधार देने के कारण इसमें रिस्क कम होती है। इसके अतिरिक्त आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि कंपनियों को पैसा उधार दिया जाता है। इसमें रिस्क मॉडरेट होती है। इन तीनों के अतिरिक्त आपका पैसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में निवेश किया जाता है। इसमें आपका पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश किया जाता है। इसमें रिस्क की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। एनपीएस कितना रिटर्न दे सकता है? जैसा कि दोस्तों आपने समझा कि एनपीएस अपना पैसा स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स आदि अलग अलग सेक्टर्स में लगाता है, जिसके कारण इसमें कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता। रिटर्न सिक्योरिटीज के प्रदर्शन के आधार पर कभी कम कभी ज़्यादा रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रेंड देखा जाए तो औसत रिटर्न 10% के आसपास रहते हैं। सभी पेंशन फंड मैनेजर की एनपीएस योजना के रिटर्न में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। पेंशन फंड मैनेजर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एनपीएस में लगाए पैसे कौन मैनेज करता है? दोस्तों, एनपीएस में जमा किया गया पैसा पीएफआरडीए के रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। इन फंड मैनेजर्स की सेवाओं के लिए निवेशकों को 0.01% की बहुत ही कम लागत अदा करनी होती है। इसे आप म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस रेशो की तरह भी समझ सकते हैं। वर्तमान समय में टोटल 8 पेंशन फंड मैनेजर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से है आदित्य बिरला, एचडीएफसी पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट, एसबीआई पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, रिलायंस पेंशन फंड, कोटक फंड, एलआईसी फंड। आपको स्वयं अपना पेंशन फंड मैनेजर तय करना होता है कि आपको कौन से फंड मैनेजर के साथ में जाना है। आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को एक वित्त वर्ष में एक बार बदल भी सकते हैं। एनपीएस में एसेट एलोकेशन कैसे होता है? एनपीएस में इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रकार की एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। एनपीएस में मुख्य रूप से 2 निवेश के विकल्प मौजूद है। पहला एक्टिव चॉइस और दूसरा ऑटो चॉइस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। इस विकल्प में आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार आपको किस एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए। एक्टिव चॉइस विकल्प में आप एसेट एलोकेशन को साल में 2 बार बदल भी सकते हैं। एक्टिव चॉइस में आप अपनी उम्र के 50 वर्ष तक इक्विटी में अधिकतम 75% का एलोकेशन रख सकते हैं। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में जो आपका निवेश होता है। 50 वर्ष की उम्र के बाद में ये लिमिट 2.5% की दर से प्रति वर्ष घटती जाएगी, यानी कि 51वें वर्ष में ये 72.5% होगी, 52वें वर्ष में 70% और ऐसे ही आगे। इस प्रकार 60 वर्ष की उम्र में आप इक्विटी में अधिकतम 50% ही निवेश कर पाएंगे। ऐसी सीमाएं इसलिए लगाई गई है क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है। इक्विटी में लिमिटेड निवेश होने से आपकी निवेशित राशि पर ज़्यादा जोखिम नहीं होगा। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में 5% से अधिक निवेश नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन है ऑटो चॉइस। अगर आप एसेट क्लास के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते तो आप ऑटो चॉइस के साथ में जा सकते हैं। इसमें रिस्क उम्र बढ़ने के साथ में कम होता जाता है। इस विकल्प में आपको स्वयं कोई एलोकेशन निर्धारित नहीं करना होता। ऑटो चॉइस में आपके पास में 3 विकल्प होते हैं, उनमें से आप किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। ऑटो चॉइस में फर्स्ट ऑप्शन है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। यह विकल्प एग्रेसिव निवेशकों के अनुसार बनाया गया है जो ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं। इसमें 35 वर्ष तक की उम्र में इक्विटी में अधिकतम 75% का निवेश होता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष इक्विटी एक्सपोजर 4% के हिसाब से कम होता रहता है, जो 55 वर्ष की उम्र में 15% पर आकर रुक जाता है। सेकेंड ऑप्शन है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। यह विकल्प उन निवेशकों के लिए बढ़िया हो सकता है जो मॉडरेट रिस्क लेने को तैयार है। इस कैटेगरी में 35 वर्ष की उम्र तक इक्विटी का हिस्सा 50% तक रहता है। उम्र के साथ ये 55 वर्ष की आयु में 10% तक पहुंच जाता है। ऑटो चॉइस का थर्ड विकल्प है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। यह विकल्प सबसे कम रिस्की होता है। कम रिस्क लेने वाले निवेशक इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपकी 35 वर्ष की उम्र तक इक्विटी एक्सपोजर 25% तक रहता है। 55 वर्ष की उम्र में ये मात्र 5% तक ही रह जाता है। अब बात करते हैं एनपीएस में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में ही आपको सभी टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। टियर 2 अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट प्राप्त नहीं होंगे। पीपीएफ की तरह एनपीएस भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है।
दोस्तों अगर आप पीपीएफ और एनपीएस के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वीडियो को वहां से देख सकते हैं। ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट का मतलब हुआ कि जो आपने निवेश किया है वह एग्जेम्प्ट होगा, आपको मिलने वाले रिटर्न्स एग्जेम्प्ट होंगे, साथ में आपकी मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट होगी। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स अलग अलग धाराओं में प्राप्त होते हैं। सेक्शन 80CCD1, इसमें आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सैलरी के बेसिक प्लस डीए का 10% क्लेम कर सकते हैं। इस छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए के निवेश तक होगी। यह सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। सेक्शन 80CCD1B, अगर आपने एनपीएस में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश कर दिया है तो आप इसमें अतिरिक्त 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD2, इस सेक्शन के अंतर्गत वेतनभोगी कर्मचारी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें प्राइवेट कर्मचारी अपनी सैलरी के बेसिक प्लस डीए का अधिकतम 10% क्लेम कर सकते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सीमा 14% की है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है। एनपीएस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर आपने कभी पार्शियल विड्रॉल भी किया है तो उस राशि पर भी आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, यानी कि वह टैक्स फ्री होती है। परंतु एनपीएस मैच्योरिटी पर जो आपको एन्युटी के माध्यम से पेंशन प्राप्त होती है वह टैक्सेबल होती है। मैच्योरिटी और लॉक इन पीरियड, एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में निवेशित राशि आप 60 वर्ष यानी कि आपकी रिटायरमेंट के बाद ही निकलवा सकते हैं। एनपीएस टियर 1 अकाउंट में 60 वर्ष की समाप्ति पर आप अधिकतम 60% लमसम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 40% अमाउंट के साथ में आपको किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिससे कि आपको रेगुलर इनकम के रूप में पेंशन प्राप्त होती रहती है। आप चाहे तो 40% से अधिक राशि का भी एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। ये पूर्णतः आपकी इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर करता है, जबकि टियर 2 अकाउंट पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जब चाहे अपने निवेश किए हुए पैसों को निकलवा सकते हैं। अब आता है निवेशकों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एनपीएस में पेंशन किस प्रकार मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीएस मैच्योरिटी के न्यूनतम 40% से आपको एन्युटी प्लान खरीदना होता है। ये एन्युटी प्लान आप इन 12 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से खरीद सकते हैं। LIC, HDFC, ICICI, SBI, स्टार यूनियन, कोटक महिंद्रा, इंडिया फर्स्ट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा, बजाज आलियांस, टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस, एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों एनपीएस में पेंशन को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपकी वर्तमान उम्र 30 वर्ष है। आपने प्रति माह 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन एनपीएस स्कीम में 60 वर्ष की उम्र तक किया। मान लेते हैं कि एनपीएस योजना में हमें 10% के वार्षिक रिटर्न प्राप्त हुए हैं। रिटायरमेंट की उम्र पर आपने 40% कॉर्पस का एन्युटी प्लान लेने का फैसला किया। इस प्रकार आपका कुल निवेश 3.60 लाख रुपए होगा और आपकी मैच्योरिटी होगी 22.80 लाख रुपए। इसमें आपको 60% लमसम राशि प्राप्त होगी जो कि 13.68 लाख रुपए होगी। बाकी बचे 40% से आपको एक एन्युटी प्लान लेना होगा। ये एन्युटी प्लान आप इन 12 सर्विस प्रोवाइडर्स में से किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ में ले सकते हैं। इस प्रकार 40% से जो राशि बनेगी वो होगी 9.11 लाख रुपए आपको उस सर्विस प्रोवाइडर को देने होंगे। अब मान लेते हैं कि आपको आपकी एन्युटी पर 6% का रिटर्न दिया जाएगा। इस स्थिति में आपको मिलने वाली पेंशन 4,559 रुपए मासिक होगी। दोस्तों एनपीएस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है? अगर किसी निवेशक को 60 वर्ष से पूर्व ही रुपयों की आवश्यकता हो गई है तो वह पार्शियल विड्रॉल भी करवा सकता है। समय पूर्व निकासी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे कि सीरियस बीमारी, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, शादी आदि। पार्शियल विड्रॉल अधिकतम 3 बार ही किया जा सकता है। समय पूर्व निकासी आप स्वयं के निवेश के 25% तक ही कर सकते हैं। साथ ही आपको समय पूर्व पैसा निकालने के लिए एनपीएस स्कीम ज्वाइन किए हुए कम से कम 10 वर्ष हो जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 पार्शियल विड्रॉल के बीच में 5 वर्ष का गैप होना भी आवश्यक है। एनपीएस नॉमिनेशन, आप अपने एनपीएस अकाउंट के लिए नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। यह नॉमिनी अकाउंट होल्डर के फैमिली मेंबर्स में से कोई व्यक्ति होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो एनपीएस अकाउंट होल्डर का फैमिली मेंबर नहीं है और उसका नॉमिनेशन किया गया है तो ऐसा नॉमिनेशन अमान्य होगा। हालांकि नॉमिनेशन के समय एनपीएस अकाउंट होल्डर की कोई फैमिली नहीं होने की स्थिति में
नॉमिनेशन किसी भी व्यक्ति के नाम किया जा सकता है। एनपीएस खाता धारक के मैरिज से पूर्व किया गया नॉमिनेशन मैरिज के बाद में अमान्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दोबारा नॉमिनेशन करना होगा। क्या एनपीएस के नॉमिनेशन में बदलाव किया जा सकता है? अगर आपको अपने एनपीएस अकाउंट में नॉमिनी में बदलाव करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आप सब्सक्राइबर लॉगिन के माध्यम से ई साइन फैसिलिटी द्वारा ऑनलाइन अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से अधिक व्यक्तियों को भी नॉमिनी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप एनपीएस में निवेश कर ही रहे होंगे, परंतु अगर आप अपना कोई काम करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भी आप एनपीएस स्कीम में निवेश करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। एनपीएस स्कीम में न केवल आपको टैक्स बेनिफिट प्राप्त होते हैं, साथ ही अच्छी मैच्योरिटी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।